हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो है हमारी लेसन नंबर 2 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, प्रोडक्ट मेथड के ऊपर। और इसी वीडियो में ये समझने वाले हैं कि रियल और मनी फ्लो क्या होता है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने में इस नंबर पे जाइए 9667836336, यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में दो चीज इंक्लूड है, एक तो कंप्लीट नोट्स चाहे वो थ्योरेटिकल टॉपिक हो चाहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी इंक्लूड किए गए हैं नोट्स के अंदर ही, या जो आपको नोट्स के साथ ही अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और मिल जाएंगे। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर, देखते हैं कंसेप्ट में क्या पढ़ना है। तो आज हमारा है टॉपिक वो है प्रोडक्ट मेथड, और इस सीरीज के ऊपर हम काफी दिनों बाद वीडियो शूट कर रही है। तो उम्मीद है आप लोगों ने अब तक की प्रीवियस वीडियोस कवर कर ली होंगी ताकि किसी भी कंसेप्ट में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट ना बचे। और अभी सीरीज लगातार कंप्लीट हो जाएगी एग्जाम से पहले पहले, ठीक है, तो आप इस पर ध्यान देना। अब जो हमारा ये प्रोडक्ट मेथड है वो मेथड समझते हैं। देखो ये एक मेथड होता है क्या निकालने का, नेशनल इनकम निकालने का, यानी कि मैं कह सकता हूँ जीडीपी निकालने का, नेशनल इनकम निकालने का। ये और भी मेथड्स में से एक मेथड होता है। हमने 3 मेथड डिस्कस करने थे, एक तो इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, और एक हमारा है ये प्रोडक्ट मेथड। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मेथड की। तो समझते हैं प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या होता है। तो अगर हम इसे पढ़े तो मेथड इज यूजफुल टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो ये मेथड हम यूज करते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इन प्राइमरी सेक्टर विच एग्रीकल्चर एंड इट्स कॉल्ड इट्स अलाइड एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो सेक्टर 3 तरह के होते हैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी या फिर सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात करूं तो वहां पे आते हैं हमारे एग्रीकल्चर, यानी कि जहां पे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कृषि से रिलेटेड कामों में। जैसे मान चलो जो हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर है सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं, चाहे वो कोई मतलब अनाज वगैरह उगाना हो, चाहे हमारे फार्म प्रोडक्ट्स हो, तो उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए दूसरा सेक्टर है वो होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर, यानी कि जहां पे बात आती है प्रोडक्शन करने की। जैसे कि हम अगर चीजें यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फोन यूज कर रहा हूँ, फैन यूज कर रहा हूँ, एसी यूज कर रहा हूँ, टेबल यूज कर रहा हूँ, चेयर यूज कर रहा हूँ, मार्कर यूज कर रहा हूँ, तो ये सब जो बनाए जाते हैं पता है कहां बनाए जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। क्योंकि भाई मार्कर के पेड़ तो रखते नहीं है, तो पेड़ से उतार लूंगा, वरना ही प्राइमरी सेक्टर में आता। ठीक है, इसको कंपनीज बनाती है, इसलिए ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। समझ में आया? ठीक है। अब जो हमारा था तीसरा और इंपॉर्टेंट वो क्या है, सर्विस सेक्टर। अब एक सिंपल सी बात है, जब प्राइमरी सेक्टर अपने भाई अनाज वगैरह उगा देगा और सेकेंडरी सेक्टर मार्कर वगैरह, चेयर वगैरह, एसी बना देगा, तब जरूरत पड़ती है टर्शियरी सेक्टर की, यानी कि सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर में क्या होता है, बैंक्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन। अब मान लो किसी कंपनी ने कहीं पे अपना एक प्रोडक्शन अब बना रखा है और वो बनाती है मार्कर, तो क्या आप ऋतिक भाई वहां जाके मार्कर खरीदेंगे कंपनी के पास कि भाई कंपनी के पास गया हूं जी, ये लो 20 रुपया और इसका एक मार्कर दे दो, तो मेरे को भगा देंगे वो तो वहां से। तो कंपनी को क्या चाहिए होता है वहां पे, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है कि वो वहां से बल्क में उठाए और अपनी दुकान पर रख ले और उसको फिर बेचना शुरू कर दे। यानी कि हम डायरेक्टली फैक्ट्री से कोई भी चीज नहीं खरीदते हैं, हम किससे खरीदते हैं, रिटेलर से, होलसेलर से, जो क्या करते हैं उन कंपनी से डायरेक्टली माल उठाते हैं। पर वो ले कैसे आते हैं, खुद तो झोला भर के लेके आएंगे नहीं, वो यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे काम आता है कौन सा, हमारा सर्विस सेक्टर। बैंकिंग का क्या काम है, अगर मान लो किसी ने कोई बिजनेस किया या फिर मान लो हमने ही पैसा कमाया या फिर बिजनेसमैन ने पैसा कमाया, क्या वो सारा पैसा अपने गले में रखेगा? नहीं, सेफ थोड़ी ना है। मान लो कोई आदमी 2 गन लेके मास्कमैन बन के पहुंच गया वहां तक, लूट के ले जाए उन्हें, तो लोग बैंक्स यूज करते हैं। बैंक्स किस लिए यूज करते हैं, उस पैसे को सेफली रखने के लिए, है ना। तो इसलिए काम किसका आता है, बैंक का। फिर आता है हमारा तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर, हमारा इंश्योरेंस सेक्टर। अगर मान लो किसी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट कर रखी है, वो मार्कर ही बनाती है, कंपनी में रातों रात आग लग गई, अब मालिक तो भाई दिवालिया हो जाएगा, मालिक तो पागल हो जाएगा, कंपनी में आग लग गई। पर उसको बताता है अरे वो आराम से फिर भी चांस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस हो रखा है, इंश्योरेंस कंपनी आएगी, पैसा क्लेम करेगी मेरा, मुझे पूरा सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सर्विस सेक्टर। तो उम्मीद आपको तीनों सेक्टर समझ में आ गए होंगे। प्राइमरी सेक्टर जहां पे हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जहां पे हम प्रोडक्शन की बातें करते हैं और चीजों की जो एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता। उसके अलावा आता हमारा तीसरा सेक्टर जो है हमारा सर्विस सेक्टर। तो उन्होंने ये बात बोली कि मेथड इज यूजफुल टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये मेथड यूज करते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इन प्राइमरी सेक्टर इन विच एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एग्रीकल्चर भी और इट्स अलाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, अब एग्रीकल्चर में इसमें और भी एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल फार्म प्रोडक्ट्स। अब कई लोग मवेशी पालन करना शुरू कर देते हैं ताकि जो भी फार्म प्रोडक्ट से जो भी वेस्ट वगैरह मतलब जो भी वेस्ट निकलता है एग्रीकल्चर से, उन्हें खाने के लिए कोई ना कोई जानवर होना चाहिए, बकरी, गाय, ये सब पाल लेते हैं, है ना।
तो ये हमारा है। अब आते हैं हमारे मेन फॉर्मूले के ऊपर। तो जीडीपी और जीवीए, पर इसकी फॉर्मूला समझते हैं। जीडीपी सबको पता ही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, काफी बार बात कर चुका हूं। जो नहीं पढ़ा भाई प्रीवियस वीडियो देख के आना, ठीक है, और ध्यान से समझ के आना, ताकि आप लोगों को हर टॉपिक पहले से क्या क्लियर हो। जीडीपी का मतलब होता है किसी भी एक देश के अंदर, किसी भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर कितने गुड्स और कितनी सर्विसेज की प्रोडक्शन की गई है, उन सबकी फाइनल वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब ये हो गया। और जो जीएवी है ना, इसका मतलब होता है ग्रोस वैल्यू एडेड। क्या मतलब होता है? ग्रोस वैल्यू एडेड, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब आती है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन, फॉर्मूला क्या होता है इसका वो समझते हैं। सपोज करो एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, क्या बनाती है? बिस्किट, है ना, खाई तो आप सब लोगों ने हो गई, या कोई मंगल से भी है जो वीडियो देख रहा है, जो जिनके वहां बिस्किट अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, तो बिस्किट है मान लो। अब अगर मान लो बिस्किट की कंपनी है, तो अगर मैं बिस्किट की कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी को कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लगे होंगे। फॉर एग्जांपल इसने बिस्किट बनाने के लिए फ्लोर यूज किया होगा। अब ये अरे भाई वो वाला फ्लोर नहीं है जिसमें हम चलते हैं, ये है आटा। फ्लोर का मतलब होता है आटा, ठीक है। दूसरा इन्होंने यूज किया होगा शुगर, है ना, चीनी वगैरह यूज करी होगी, बाकी और भी चीजें यूज की होगी। इन दो चीजों को ले लेते हैं। तो बिस्कुट बनाने के उसने आटा भी यूज किया, चीनी भी यूज करी, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। अब कंपनी ने सपोज करो फ्लोर लिया 10 रुपए केजी और शुगर लिया 40 रुपए केजी, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं इसका, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, जरूरत नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू ऐसी ही हो, ठीक है। तो आटा ले 10 रुपए किलो के भाव में और ये लिए 40 रुपए किलो के भाव में, और जो इन्होंने बेचा है बिस्किट को बेचा है 100 रुपए किलो के भाव में, ठीक है। अच्छे समझेंगे इस बात को। 100 रुपए किलो के भाव में उन्होंने बेच दिया। क्या बेच दिया? बिस्किट बेच दिया। तो 100 रुपए पर केजी। तो फायदा कितना हुआ? तो कोई बात बताओ, 10 रुपए केजी आटा लिया, 40 रुपए केजी शुगर लिया, मैं मान लेता हूं कि 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए 10 रुपए पर केजी पर 40 पूरा तो शुगर यूज नहीं होगा ना। हाँ, तो 50 रुपए में पूछता हूँ 2 केजी क्वांटिटी बन गई हमारी, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, चीनी का अपना एक वॉल्यूम होता है। कहीं तुम लोग कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर दो, इसलिए मैं ध्यान समझा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई 10 रुपए केजी ये मान लिया था, मतलब और भी कॉस्ट है, तो सोच लेते हैं और भी चीजें हैं, और भी चीजें ऐड करते हैं हम उसमें, किशमिश वगैरह ऐड कर सकते हैं बिस्किट्स के अंदर, और भी टेस्ट के लिए चीजें ऐड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 50 रुपए पर केजी, ठीक है, 50 रुपए पर केजी बिस्किट की कॉस्ट आ रही है। तो अगर मैं इसको समझूं तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रोड्यूसर है, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, उसने वैल्यू ऐड की है सिर्फ कितने की? 50 रुपए की, है ना। उसने 50 रुपए की कोई चीज खरीदी थी, उसमें कुछ चीजें मतलब उन सबको मिला के उसने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया कि उसने कितने में बेचा? और 100 रुपए में बेचा। तो वो ना सिर्फ अपनी इनकम में सिर्फ 50 रुपए ही ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा? 50 रुपए ही ऐड करेगा। इसलिए हम ये बात लिखते हैं यहाँ पे, टोटल जीडीपी क्या था हमारा पॉइंट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख दे भाई, और वैल्यू ऑफ आउटपुट है 100 रुपए पर केजी की, 100 रुपए की बेचूंगा मैं, और इंटरमीडिएट कंजप्शन को हटा दे, यानी कि जो मैंने बेचा उसको हटा दे। ऐसे करना क्यों होता है वो समझाता हूं आप लोगों को। तो एक सिंपल सी बात है भाई, जिस कंपनी से आटा बेचा होगा और जिस कंपनी ने इसे शुगर बेचा होगा, उसने भी तो ऐड कर लिया होगा ना इसे अपने इनकम में। अगर मान लो किसी ने आटा बेचा है तो उसने भी अपनी इनकम में दिखा दिया कि भाई मैंने इतने किलो आटा बेचा है, ये मेरी तरफ से क्या है, मेरा इनकम का सोर्स है, और ये मैंने इतने किलो चीनी बेची है, मेरे इनकम का सोर्स है, तो उसने इंक्लूड कर लिया। और अगर मान लो यही आटे का प्राइस और यही चीनी का प्राइस इसने भी ऐड कर दिया, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा नेशनल इनकम का, क्योंकि वो सेम चीज दो बार काउंट हो जाएगी। तो मेरी बात समझ में आई? तो वो चीज क्या हो जाएगी? बार बार काउंट हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग का इनकम क्या लगेगा कि नेशनल इनकम बढ़ गई है, जीडीपी बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए हम इस चीज को बोलते हैं, पता है क्या है? डबल काउंटिंग, कि दो बार काउंट ना हो जाए। इसलिए हम ये काम करते हैं, हमेशा वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जो भी हमने चीजें यूज की है उसके प्राइस को माइनस कर देते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देते हैं। अब आता है हमारा एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नेट, एनपी होता है हमारा नेशनल प्रोडक्ट, डीपी और एनपी होते हैं, डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनपी नेशनल प्रोडक्ट, और ये एफसी होता है फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिखवा के आप लोगों को समझाऊंगा किस फॉर्मूले से कौन सी वैल्यू आती है। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है एनएनपी एफसी, वो बराबर किसके होता है? जीडीपी निकाल लो, उसमें से डेप्थ माइनस कर दो। एनआईटी इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम क्या नाम है? इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमारा क्या होता है? एनएफआईए। तो ये हमारी सारी क्या होती है? इनकी फुल फॉर्म्स। तो जब मैं जीडीपी में से डेप्थ माइनस कर दूंगा, डेप्थ का मतलब डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती रहती है, उसको हम किससे नापते हैं, डेप्रिसिएशन नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस मार्कर को यूज कर रहा हूं तो ये मार्कर घिस रहा है नीचे से, कभी ना कभी ऐसा होगा इसकी निब पूरी घिस जाएगी, चलना बंद हो जाएगा, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट, कि टाइम के साथ यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एनआईटी हमारा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वही माइनस करेंगे, निकालना सिखाऊंगा मैं इसको भी, और एनएफआई है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टोटल आउटपुट हमेशा किसके बराबर होता है, टोटल इनकम और ये बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर। ये हमेशा बात ध्यान रखना कि टोटल आउटपुट बराबर होता है टोटल इनकम प्लस में टोटल इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा उतनी लोगों की इनकम होगी, उतना ही लोगों का एक्सपेंडिचर होगा। तो थोड़ा सा इसको डीप में समझते हैं ऐसा क्यों होता है। और अभी एक पॉइंट भी आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे इसे। देखो जितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, हम सब लोग अब तक कई बार बात पढ़ चुके हैं, जितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा हमें उतनी ही लेबर रखनी पड़ेगी। अगर मान लो किसी प्रोड्यूसर को अगर अपना आउटपुट का लेवल इंक्रीज कर रहा है तो उसे क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो किसी को प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करने के लिए ज्यादा लेबर्स हायर करने पड़ेंगे। अब ज्यादा लेबर हायर होंगे तो सिंपल सी बात है क्या होगा, उसका खर्चा ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा किसी भी प्रोड्यूसर का। तो इसमें क्या बोलते हैं, टोटल आउटपुट जितनी होगी उतनी ही इनकम जनरेशन होगी, क्योंकि जितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, एम्प्लॉयड हैं, यानी कि लोगों को काम मिल रहा है। क्यों, क्योंकि आउटपुट लेवल ऊपर जा रहा है, और आउटपुट लेवल ऊपर कब जाएगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करेंगे हम, और जब हायर करेंगे इसका मतलब क्या है कि सब लोगों को कहीं ना कहीं इनकम मिल रही है। तो टोटल आउटपुट में बराबर किसी होता है, टोटल इनकम के, और वही इनकम क्या होता है बाद में खर्चा करते हैं हम लोग, तो क्या बराबर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर के। अब इसको आगे समझते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर एंड द सर्कुलर फ्लो, ये क्या होता है वो समझते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर एंड द सर्कुलर फ्लो। तो इसको पढ़ने से पहले हमको समझा देता हूं थोड़ा सा डीप में इसे। तो अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल सी बात है, अब थोड़ा सा हाँ तो मैं यहां पे लिखवा देता हूं। एक चीज होती है इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, फैक्टर या फिर लिखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उम्मीद है आप सब लोगों ने वर्ड जरूर सुना होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें से कौन कौन आता है। पहले हमारा आता है लैंड, यानी कि एक सिंपल सी बात है, अगर किसी को कोई भी बिजनेस डेवलप करना है तो किसी न किसी जगह जाकर डेवलप करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड। उसकी अपनी कॉस्ट होती है, तो वो हमारा है। लैंड के बाद जो अगली कॉस्ट आती है वो हमारे लेबर, लेबर यानी कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो सारे काम मैं खुद तो करूंगा नहीं, मजदूर हायर करूंगा, तो उसके लिए हम लेबर रखते हैं। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा, वो पूंजी, पूंजी बोलते हैं हिंदी में, वो पैसा जो मैं शुरू में बिजनेस में लगाने वाला हूं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप भाई स्पेलिंग देख लेना इसकी, मेरे समझ में ठीक ही लिखी होगी। एंटरप्रेन्योरशिप वैसे समझ में नहीं आएगी आपको, छोड़ो ना। हाँ तो याद देखते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर ये चार है हमारे पास तो एक सिंपल सी बात है, तो बिजनेस में चार चीजें होती हैं। लैंड चाहिए, मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी नया यूनिट डेवलप करना है, कोई भी नई फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले जमीन जहां पे उस फैक्ट्री को मैं स्टार्ट करूंगा। फिर चाहिए लेबर, भाई मैं जो भी चीजें भाई मशीनें में रखवाऊंगा उस पर काम करके लोग चाहिए, तो क्या चाहिए मुझे, लेबर। फिर मुझे चाहिए कैपिटल, अब भाई लैंड फ्री में तो आएगी नहीं, मजदूरों को सैलरी देनी पड़ेगी, फ्री में नहीं आएंगे, और भी खर्चे होते बिजनेस के, तो किससे खत्म होंगे, वो किससे होंगे, हमारे कवर कैपिटल से, जो पैसा मैं लगाऊंगा। और एंटरप्रेन्योरशिप इसका मतलब है कि वो माइंडसेट, यानी कि वो बंदा जिसने अपना दिमाग लगाया बिजनेस को चलाने के लिए, और ये हमेशा क्या लेता है, प्रॉफिट। अब समझते हैं, लैंड के बदले क्या देना पड़ता है, वो ध्यान रखना हमेशा, रेंट। अगर किसी ने लैंड लिया तो उसके बदले उसे क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। लेबर के बदले क्या मिलेगा, वेजेस देना पड़ेगा उसे। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। तो लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर के बदले में क्या मिलता है, वेजेस मिलती है। कैपिटल के बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। यानी कि चारों चीज जो एक बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन के पास कोई खुद की नहीं होती, वो सारी चीज कहां से लाता है, मार्केट से। जमीन ली उसने किराए पे, रेंट देता है उसके बदले। लेबर लिया, अब कोई बोलेंगे खुद की जमीन हो सकती है, अरे भाई वो एग्जांपल यहाँ पे भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को वो चीज नहीं पता, इकोनॉमी के हिसाब से चाहे उसके पास खुद की जमीन क्यों ना हो, उसको हम अलग मानते हैं उससे। क्यों, उसका एक रीजन होता है, अगर मान लो उसका बिजनेस ना खड़ा करता, उससे किसी और काम में इन्वॉल्व करता तो वहां से पैसा तो आता, तो इसलिए हम वहां पे लैंड को अलग लेके चलते हैं। तो लैंड के बदले क्या मिलता, रेंट देना पड़ेगा इसे लोगों को। लेबर के बदले क्या देना पड़ेगा इसे, वेजेस।
ठीक है, कैपिटल वजह से क्या देना पड़ेगा। अगर मान लो पैसा है नहीं इसके पास, किसी बिजनेसमैन के पास, उसे पैसा लगाना है, तो अपना सुना होगा उसने बिजनेस लोन ले लिया। अब क्या बैंक उसे बिजनेस लोन फ्री में प्रोवाइड कर देगी? बिल्कुल नहीं, उसको तो क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज भरना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट देगा। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, इस बात का मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जिसने दिमाग लगाया बिजनेस के लिए, वो क्या लेके जाएगा, प्रॉफिट लेके जाएगा। तो ये चार चीजें देनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड द सर्कुलर फ्लो। अब सर्कुलर फ्लो क्या होता है वो समझते हैं। तो एक बिजनेसमैन ने ये चार चीजें हायर करी, उसके बदले उसने अलग अलग तौर पे पैसा पे किया। लैंड के वजह से रेंट दिया, वेजेस दी, इंटरेस्ट दिया और प्रॉफिट दिया। अब आज उसे बदले में क्या मिलेगा? अब उसने इन सब कुछ क्या बनाया, उसने कुछ गुड्स बनाई या फिर कुछ सर्विसेज जनरेट की। अब वो उस गुड्स को और सर्विसेज को मार्केट में करेगा, बेचेगा। अब मार्केट में उसे वापस क्या मिलेगा, पैसा। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। फिर इससे वो वापस नए गुड्स, नए गुड्स की या फिर नई सर्विस की प्रोडक्शन करेगा। फिर वापस वो लोगों को हायर करेगा, उनसे प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। फिर उन्हें वापस सैलरी देगा, किसी को वेजेस देगा और किसी को रेंट देगा, किसी को इंटरेस्ट देगा, तो वापस पैसा मार्केट में आएगा। फिर से लोग उसकी गुड्स और सर्विस कंज्यूम करेंगे और इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। तो ये बात हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के दो पॉइंट ऑफ व्यू पे, माइक्रो पे, मैक्रो पे। माइक्रो का मतलब क्या होता है, हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, यानी कि स्मॉल लेवल पे बात करते हैं। लेकिन हम मैक्रो की बात करते हैं तो हम करते हैं पूरी इकोनॉमी की एज अ होल बात। मतलब जैसे हम डिमांड की बात करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, कि सब लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई, तो ऐसे टर्म्स यूज करते हैं यहाँ पे। तो एन इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन। तो ये हमारा क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर कुछ सिस्टम होते हैं कि कई लोग प्रोडक्शन करते हैं, सारे के सारे प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, लेकिन कई लोग प्रोडक्शन करते हैं, कई लोग एक्सचेंज करते हैं, भाई चीज के बदले चीज ले ली, एक्सचेंज कर लिया। फिर कई लोग कंजप्शन भी करते हैं। कंज्यूमर तो सारे होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, सबके सब कंज्यूमर जरूर होते हैं, प्रोड्यूसर सारे नहीं होते। Three economic activities are interrelated changes to one lead to changes in another। मतलब तीनों एक्टिविटीज है ये आपस में क्या है, इंटररिलेटेड है। अगर एक में भी चेंज आया तो बाकी में क्या होगा, अपने आप ही फर्क पड़ेगा। तो बाकी समझते हैं इस बात को। इसके बाद आता है हमारा ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जो ट्रांजैक्शन है वो डिफरेंट सेक्टर के बीच में होती है ऑफ एन इकोनॉमी, ड्यू टू विच इनकम एंड एक्सपेंडिचर मूव्स इन अ सर्कुलर फ्लो। इसलिए हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर एक सर्कुलर फ्लो में मूव करते हैं, कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कि देखो सिंपल सी बात है, किसी एक की इनकम की दूसरा क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर। मतलब अगर मान लो मैं मार्कर लेने गया तो ये मेरे लिए क्या बना, खर्चा, क्योंकि मैंने इसको पैसा खर्च किया है। लेकिन जिसको मैंने पैसे, उसके लिए क्या बन गई है, इनकम। तो किसी एक की इनकम के दूसरे लिए क्या बनता है, एक्सपेंडिचर। जैसे बिजनेसमैन ने जब गुड्स और सर्विस बनाई होगी तो उसे खर्चा करना पड़ा होगा उसके ऊपर, उसने रॉ मटेरियल्स लिए होंगे, वेजेस दी होंगी, इंटरेस्ट दिया होगा बैंक से जो पैसा लिया था उसके ऊपर, ठीक है, लैंड के लिए रेंट दिया होगा, उसने अलग पैसा दिया। और जब उसने वही गुड्स जनरेट कर दी, वही सर्विस बना दी, उसको जब सेल करेगा उसे फिर से उसे क्या मिलेगा, पैसा वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। की पैसा टिकता नहीं है, पैसा हमेशा सर्कुलेट करता रहता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इसमें दो तरह के फ्लो आते हैं, एक आता है हमारा रियल फ्लो, एक होता है हमारा मनी फ्लो। अगर मैं रियल फ्लो की बात करूं, दो तरह के फ्लो होते हैं, फैक्टर फ्लो, प्रोडक्ट फ्लो। फैक्टर फ्लो में क्या आता है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। मतलब जब हम लोगों को सर्विसेज देते हैं, सर्विस किस तरह की, ये चार लिखे हुए हैं, लैंड दे रखी है, लेबर दे रखा है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोडक्ट फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं, जब लोगों के पास, मतलब पहले इन सबको यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, गुड्स और सर्विसेज की, फिर बाद में उन्हें क्या करते हैं, हम बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो रियल फ्लो का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये फ्लो है किसका, गुड्स, यहाँ पे इज नहीं आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड। कहां से, फर्म से किसके पास आते हैं, हाउस होल्ड के पास। एंड फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, और फ्लो किसका है, फैक्टर सर्विसेज का, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। और देखो तो इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। आपने क्या देखा यहाँ पे कि गुड्स और सर्विसेज कौन बेच रहा है, फर्म बेच रही है, किसको, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड बदले में क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है। तो उसने कहां से कमाया है, उन्हीं फर्म्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, है ना। तो फैक्टर सर्विसेज देके, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। दूसरा आता है हमारा मनी फ्लो, यानी कि मनी किस तरीके से काम करती है। तो इट इज फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। तो पहले क्या होता है, हाउस होल्ड से फर्म के पास पैसा जाता है, क्योंकि वो उसके गुड्स से उसकी सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, इन फॉर्म ऑफ पेमेंट। किस फॉर्म में, पेमेंट में।
फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड। और वापस क्या मिलता है, फर्म से किसको मिलता है, हाउस होल्ड को, ठीक है। द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, किस तौर पे, फैक्टर पेमेंट के तौर पे। यानी कहने की बात यह कि जब कोई बंदा किसी फॉर्म में काम करता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी फॉर्म में काम करता है, उसे उसको इनकम मिलती है और वो उस इनकम को उन्हीं फॉर्म्स के बनाए हुए गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने में खर्च कर देता है। अब नोट में क्या है, बोथ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो गो इन अपोजिट डायरेक्शन इन अ सर्कुलर फैशन। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे जब आपको समझाऊंगा इसको डीप में आने वाली वीडियोस में। तो एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम कैन बी व्यूड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम दो चीजों पे काम करता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फ्लोज डिटरमाइन साइज ऑफ नेशनल इनकम। और किस लेवल पे इनकम जनरेट की जा रही है या फिर किस लेवल पे खर्चा किया जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, यानी कि नेशनल इनकम कितनी है। जितनी फालतू लोगों की इनकम होगी, जितना फालतू लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, तो उतना ही फालतू हम ये मानेंगे नेशनल इनकम जनरेट की जा रही है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर बनते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी भी होती है। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जब सिर्फ दो बंदे हो, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, इसको बोलते हैं पूरी तरीके से प्राइवेट इकोनॉमी। मतलब प्राइवेट इकोनॉमी क्यों, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, गवर्नमेंट को बीच में से गायब भी कर दिया। जैसे कि आपने सुना होगा ना, मैं आपको एग्जांपल दूं, यूएसए, अमेरिका, यूके, ये सारी कैसी कंट्रीज है, ये सारी की सारी कैपिटलिस्टिक की इकोनॉमी है, जहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। इसके बाद आता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट भी रोल में आती है। अब जब गवर्नमेंट रोल में आएगी, जैसे कि हमारी इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं इसे, कि गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को वहां अपना हाथ डालना होता है जहां पे क्या करना होता है, सोशल वेलफेयर करना हो। तो जब गवर्नमेंट जब करेगी, रोल प्ले करेगी, तो जब गवर्नमेंट आएगी रोल में, तो तीन सेक्टर की इकोनॉमी बन जाएगी, प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की और गवर्नमेंट की। फिर आता है हमारा फोर्थ सेक्टर, यानी कि फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। प्रोड्यूसर भी होगा उसमें, कंज्यूमर भी होगा उसमें, गवर्नमेंट भी होगा इसमें, और फॉरेन कंट्रीज भी होंगी इसमें, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रोल भी आ जाएगा। तो भाई चारों बात यानी की हुई है। तो इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू फोर सेक्टर्स, हाउसहोल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। तो ये हमारा था आज का कंप्लीट टॉपिक, जहां पे हमने डिस्कस किया एक तो पहले प्रोडक्ट मेथड को, दूसरा हमने डिस्कस किया मनी फ्लो, रियल फ्लो को, और कैसे सर्कुलेशन होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का, वो हमने समझा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत रहेगी, अपने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर। तब तक के लिए बाय। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना हो तो अब उतार सकता है।